हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम के विकास में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। पारिस्थितिकी का अर्थ होता है हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली विभिन्न परिस्थितियां, जैसे जैविक अजैविक। मतलब जैविक का अर्थ हुआ जिसमें जीवन हो, जैसे वनस्पति, जीव जंतु। अजैविक का अर्थ होता है जिसमें जीवन न हो या परिवर्तन अति दीर्घ काल में हो। अजैविक का मतलब हुआ जैसे मिट्टी हुआ, निर्जीव वस्तुएं जैसे घर हुआ, ऐसे टाइप का निर्जीव वस्तुएं उसको लिया जाता है। भौतिक का अर्थ होता है जो दिखाई दे, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभौतिक का अर्थ हुआ कि जो होता है परंतु दिखाई नहीं देता, उसका माप तौल संभव नहीं, जैसे वायु। ठीक है। अभौतिक। प्राकृतिक का अर्थ हुआ कि जो प्रकृति ने हमको प्रदान किया है, जो भी परिस्थितियां, खनिज तत्व, वृक्ष, यानी जो कुछ भी है प्राकृतिक तत्व जो प्रकृति द्वारा सीधे के सीधे हमें प्राप्त है। अप्राकृतिक मतलब मनुष्य द्वारा जो निर्मित है विभिन्न परिस्थितियां, वस्तु, उद्योग धंधे, कल कारखाने, कृषि इत्यादि। अप्राकृतिक रूप से मतलब ये सभी परिस्थितियां जो है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। पारिस्थितिकी का अर्थ है सिर्फ वायु से ही नहीं संबंधित होता है, बल्कि पारिस्थितिकी का तात्पर्य हमारे चारों तरफ सभी प्रकार की परिस्थितियों से लिया जाता है। अगर हम इसकी अर्थ लें पारिस्थितिकी का, तो वायु ये भी चारों तरफ, हमारे सामाजिक स्थिति ये भी हमारे चारों तरफ है, आर्थिक स्थिति ये भी पाई जाती है, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वैज्ञानिक यानी विज्ञान द्वारा नए नए किए गए आविष्कार, उपकरण, विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि इत्यादि ये सभी भी शामिल है। सांस्कृतिक कार्य, संस्कार संबंधी, खान पान, रहन सहन, भूख प्यास जो भी है, वेशभूषा, ये सब सभी चीज संस्कृति के संबंध। विकास का तात्पर्य है कि औद्योगिक विकास कैसा है, कृषि का विकास कैसा है, मानव का विकास कैसा है, मानसिक स्थिति का विकास कैसा है, समाज में उत्थान की स्थिति कैसे। प्रकृति का अर्थ अभी जैसे प्रकृति द्वारा जो कुछ भी परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं, वनस्पतियों के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, जलवायु के माध्यम से, सभी परिवर्तन यानी समाज का परिवर्तन किस दृष्टिकोण में है, परिवर्तन किस प्रकार का है, ये भी समस्या, समाज की आवश्यक समस्या क्या है, कौन सी बाधाएं हैं जो विकास में बाधा बन रही या किसी लक्ष्य में बाधा बन रही, समाज की आवश्यकताएं क्या है। जैविक परिवर्तन क्या है, यानी जीव जंतुओं का परिवर्तन किस प्रकार का है, यानी जीव जंतु या इस प्रकार जीव जंतु में परिवर्तन का अर्थ हुआ कि जीव जंतुओं में जो विकास की प्रवृत्ति है या उनके नेचर, जैसे मनुष्यों का आकार छोटा होना या प्रदूषण के कारण विभिन्न विकास पर, शारीरिक विकास, मानसिक विकास पर जो असर पड़ता है, ये सब गतिविधियां, यानी ये समस्त गतिविधियां जो हैं इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये समस्त गतिविधियां क्या करती हैं, एक पारिस्थितिकीय, स्थानीय तौर पर पारिस्थितिकीय का स्वरूप का निर्माण करती हैं। सभी मिला करके पारिस्थितिकी स्वरूप का निर्माण करती हैं। इस पारिस्थितिकीय स्वरूप के कारण से पाठ्यक्रम किस प्रकार से विकास करें, पाठ्यक्रम को किस प्रकार निर्माण करें, इसकी को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें जो है जो परिस्थितियां हैं स्थानीय तौर पर या राष्ट्र के तौर पर या समाज के तौर पर देखा जाए, तो इन परिस्थितियों को जो स्थिति है उनका जो प्रभाव क्या पड़ता है। यदि वो पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो ठीक है, यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसका भी कारण खोज लेना चाहिए, यानी उस कारण को भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। जैसे जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण बना हुआ इस समय पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल, जिसके कारण से पर्यावरण समस्या उत्पन्न होती है, परिस्थितिकी भी समस्या उत्पन्न होती है। शिक्षा की कमी, अशिक्षा के कारण से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। अशिक्षा के कारण से योग्यता कम होती, दुरुपयोग साधनों का ज़्यादा होता है। सामाजिक संरचना यानी भारत में स्थानीय तौर पर भी सामाजिक संरचना का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सामाजिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न मान्यताएं, दृष्टिकोण, सोच समझ, त्यौहार, परंपरा, रीति रिवाज कई पाए जाते हैं। भेदभाव भी काफ़ी मिलता है। इच्छा शक्ति अगर देखा जाए तो समाज में कैसी इच्छा शक्ति है, यदि रूढ़िवादी इच्छा शक्ति है तो ये सब समस्याएं या वो सब दृष्टिकोण पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। पारिस्थितिकी के निर्माण में बाधा बनती है। विज्ञान अगर विनाशकारी प्रवृत्ति के रूप में है, अगर विनाश यानी विस्फोटक परिस्थितियाँ, जैसे आतंकवादी गतिविधियां हैं, अशांत है, क्षेत्रवाद है, लड़ाई झगड़े इस सारी परिस्थितियां होती हैं, तो उस माध्यम से विज्ञान क्या करता है, विनाशकारी परिस्थितियों में होता है तो उसे भी
वो भी कार्ड बनता है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत पाठ्यक्रम के में शामिल करने का। अर्थवाद क्या है, यानी पैसे को लोग ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। अन्य जो भाव संवेदनात्मक है, स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण, उसका विकास न होने पाने का संबंधी गतिविधियां भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। आजीविका, लोगों के जीवन यापन का साधन क्या है, स्थानीय तौर पर जलवायु क्या है, उस स्थान की जलवायु क्या है, गर्म है, नम है या फिर वर्षा का अधिक है, उसके अनुसार। पशुपालन के भी कार्ड से जो है पशुपालन में कैसी प्रवृत्तियां हैं, पशुपालन में जैसे दुग्ध वाले पशुओं का पालन अच्छा माना जाता है, इससे हर तरह का सुरक्षा होता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और पशुपालन है या कोई अन्य दृष्टिकोण से कोई अन्य पशुओं का पालन किया जाता है तो वह भी क्या करता है, हमारे पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को प्रभावित करने का बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, कारण बनता है, प्रभाव छोड़ता है। यानी जिसके कारण से पारिस्थितिकीय समस्याएं या पारिस्थितिकीय गतिरोध उत्पन्न होते हैं। जल जीव यानी जल जीवों से, यानी मछली या अन्य संबंधित जल जीवों को मारने से या उसको खाने से जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। वृक्ष को काटने से भी जो है ये पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यानी पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। स्वच्छता, अगर स्वच्छता का अभाव है, साफ सफाई नहीं है घर पे, या समाज में लोग साफ सफाई नहीं ज़्यादा पसंद करते, तो इसके कारण से भी पर्यावरण के साथ साथ पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न होती है। पारिस्थितिकी समस्याओं में ये सभी चीज़ें शामिल होती है। पर्यावरण में सिर्फ वायु शामिल होता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप लोगों को जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण देखना है। यहाँ पर स्वच्छता की बात है, स्वच्छता के कारण अभाव में भी बीमारियाँ, अनेक सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है निर्धनता। निर्धनता है तो एक ऐसी समस्या है जो सारी समस्याओं का जड़ है। निर्धनता के कारण से भी पारिस्थितिकीय समस्याओं देखने को मिलती हैं, यानी गरीबी के कारण से योग्यता नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, क्षमता नहीं होती, विकास नहीं होता, जिसके कारण से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से उसको जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है पारिस्थितिकी स्थानीय तौर पर। अब चलते हैं, अगर ये पारिस्थितिकीय अर्थ हमने देख लिया, कार्ड देख लिया, हम इसके उपाय की अगर हम बात करें तो इसके उपाय के अंतर्गत क्या किया जाए कि ये जो इस उपाय के अंतर्गत क्या किया जाए कि हमारा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण स्वस्थ रूप से विकास हो, इसको भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय तौर पर शामिल करना चाहिए। यानी जनसंख्या के नियंत्रण को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो कम लोग होंगे, आवश्यकताएं सीमित होगी, स्वस्थ विकास होगा, खान पान रहन सहन स्तर में सुधार होगा। औद्योगिकरण, यानी अगर उद्योगों का विस्थापन, अर्थात इसको विकेंद्रीकरण भी हम कह सकते हैं, यानी ऐसे उद्योग जो मानव कल्याण के या मानव उपयोग में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, उनके स्थान पर किसी वैकल्पिक उद्योगों की स्थापना करना चाहिए। जैसे इसमें सौर ऊर्जा है, जो दूसरे ऊर्जा का बहुत अच्छा विकल्प है। ये अलग बात है कि हम उतना शोध नहीं कर पाए, उतना खोज नहीं पाए, अलग बात है। यानी उद्योगों का विस्थापन करना चाहिए, और विकेंद्रीकरण मतलब जहाँ उद्योग नहीं वहाँ लगाना भी चाहिए, ताकि जीवन यापन लोगों को सुधार हो सके और पर्यावरण के साथ उसका अनुकूलतम संतुलन हो सके। या ऐसे जगह पे उद्योग लगाएं जहाँ बंजर भूमि हो, ऐसे जगह विस्थापित कर दे, ठीक है। तो इस तरह से अगर उद्योगों का विस्थापन किया जाएगा तो होता क्या है, परिस्थितिकी दृष्टिकोण के प्रति लोग स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे और पर्यावरण परिस्थिति में सुधार कर सकेंगे। आत्मनिर्भरता, लोगों को आत्मनिर्भरता, यानी स्थानीय तौर पर अगर आत्मनिर्भर बनाया जाए, लोगों को स्थानीय तौर पर ही जीवन यापन करने सभी सुविधाओं और क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए, तो इससे होगा ये कि पारिस्थितिकीय के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण और स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण होगा। जैविक कृषि मतलब रासायनिक कृषि को छोड़ करके बल्कि आज जैविक कृषि करें, यानी खादों के माध्यम से जो खाद होती हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जो भी खाद होती है, सब अगर हम उसके माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दें तो जो मृदा प्रदूषण होता है उसे रोका जा सकता है और स्वस्थ रूप से पारिस्थितिकी का निर्माण किया जा सकता है। रसायन पर नियंत्रण, रसायन का जो विभिन्न समय में हर क्षेत्रों में प्रयोग चल रहा है, रसायन को लोग बढ़ावा देते हैं और अपने कार्यों के अनुसार केमिकल का अधिक प्रयोग करते हैं। तो केमिकल के अधिक प्रयोग से जो है नुकसान अधिक होता है पर्यावरण का, क्योंकि जो रसायन जो है सीधा जो है गैसों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो जो गैसों को प्रभावित करने के कारण से जो है वो क्या बोला जाता है कि तापमान में और पर्यावरण में विकृतियाँ या पर्यावरण में अनियमितता को बढ़ावा मिलता है। तो इस रसायन को अगर नियंत्रित किया जाए तो भी जो है हमारे जो है पर्यावरण संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा या परिस्थितियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ये सभी भी गतिविधियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। शिक्षा में कौशल एवं व्यापार तकनीकी, यानी शिक्षा के माध्यम से लोगों को कुशलता या व्यावसायिक क्रियाकलापों को या प्रोफेशनल कोर्स को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग जो है
जीवन यापन करके आत्मनिर्भर हो सके। शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ दृष्टिकोण और स्वस्थ व्यवहार का विकास होगा तो पर्यावरण प्रदूषण या पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी या कम होंगी। आगे चलते हैं सामाजिक नियंत्रण संबंधी गतिविधियां, यानी समाज में जो धर्मवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद या ये कहें समाज में जो अर्थवाद की अनैतिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं उसे भी नियंत्रित करने संबंधी गतिविधियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्माण करते समय शामिल करना चाहिए। इत्यादि बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसको जो अगर पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर दिया जाए तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से स्वस्थ विकास होगा। आगे चलते हैं, अगर हम इसको देखा जाए कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से क्या प्रयास करें कि जो हमारा पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है वह स्वस्थ रूप से विकास करे और पर्यावरण के साथ संतुलन बना रहे और पारिस्थितिकी यानी स्थानीय तौर से भी लोगों का उचित समायोजन हो सके, इसके लिए उपाय है सही उपयोग, यानी साधनों के उत्तम प्रयोग पर बल देना चाहिए। साधनों के उत्तम प्रयोग पर अगर बल दिया जाएगा तो जो है हम जो है पारिस्थितिकी समस्याएं कम उत्पन्न होंगी या इससे बचा जा सकता है। यदि हम दूसरा बात करें संग्रह पर नियंत्रण, यानी यदि कोई व्यक्ति जैसे धन का अधिक संग्रह करता है, प्राकृतिक वनस्पतियों का अधिक संग्रह करता है या दुरुपयोग करता है यानी कालाबाजारी करता है तो जो संग्रह है वो अन्य लोगों को दिक्कत उत्पन्न करती है। संग्रह की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि जो है सभी लोगों को पर्याप्त आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सके। इसको भी नियंत्रित करने से भी जो है हमारा जो है इससे नियंत्रित करने संबंधी गतिविधियां भी पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करनी चाहिए। प्राकृतिक महत्व, यानी प्रकृति के महत्व को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग प्रकृति के साथ उचित व्यवहार करें ताकि उचित संतुलन बना रहे। प्राकृतिक का यहाँ तात्पर्य है कि जल का सदुपयोग करें, लोग मृदा का भी सदुपयोग करें और वायु का भी सदुपयोग करें, यानी जो धुआं करते हैं लोग, जो खरपतवार जलाते हैं वो सब न जलाएं, उसको जमीन में गाड़ दें। इस प्रकार से जो है प्राकृतिक महत्व को समझें और प्रकृति के साथ उचित व्यवहार और उचित संतुलन स्थापित करेंगे लोग करने संबंधी भी गतिविधियां पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। आता है आगे सामूहिक कार्यक्रम, यानी कोई कॉलेज स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करके पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देना चाहिए। बीमारियों से बचाव करने संबंधी, बीमारियों से किस प्रकार बचा जा सकता है इसकी भी जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के अगर माध्यम से दिया जाए तो जो है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से उचित संतुलन स्थापित किया जा सकता है। संप्रेषण तकनीक की अगर हम बात करें तो संप्रेषण के माध्यम से, यानी जो संचार माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, इस माध्यमों का हम जो प्रयोग करके जो है बार बार प्रचार प्रसार को बढ़ावा दें। इसके संरक्षण संबंधी, उचित संतुलन संबंधी या उचित व्यवहार संबंधी अगर हम ये सब चीज़ों को अगर हम बढ़ावा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तो हमारा जो है परिस्थितिकी का उचित प्रयोग होगा, उचित समायोजन होगा, उचित संतुलन होगा। ये सब भी गतिविधियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, यानी पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी विश्व स्तर पर जैसे पृथ्वी सम्मेलन है, ओजोन संबंधी सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन होते हैं उसमें भी पर्यावरण परिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए सभी गतिविधियों को नियोजित करना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार जो है पर्यावरण के नियंत्रण संबंधी जो है गतिविधियों में विश्व में 10 रैंक के अंदर है, यानी भारत ने सबसे बढ़ चढ़ करके पर्यावरण नियंत्रण यानी पारिस्थितिकीय नियंत्रण या पर्यावरण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों को बहुत अधिक ढंग से प्रयास किया है, जिसके कारण से सौर ऊर्जा को काफ़ी बढ़ावा दिया है और वायु ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया गया भारत सरकार द्वारा। आगे चलते हैं, सरकार द्वारा प्रावधान की अगर हम बात करें तो सरकार को चाहिए कि पारिस्थितिकीय संतुलन और पारिस्थितिकीय पर्यावरण स्वस्थ ढंग से विकास करने के लिए सरकार को प्रावधान कर देना चाहिए। जैसे वृक्ष का कटाई पूरी तरह से रोक देना चाहिए और अनैतिक ढंग से लोग जो वनों से या अन्य माध्यमों से कमाते हैं उस पर कठोर नियम कानून बनाना चाहिए। आगे चलते हैं, अगर वृक्षारोपण की बात किया जाए तो सरकार जो है जैसे कार्यक्रम जुलाई में चलाया जाता है वृक्षारोपण अभियान, तो वृक्षारोपण को अभियान के तौर पे अपनाया जाना चाहिए। शिक्षण के तौर पे भी इसको अपना करके पूरे व्यापक तौर पे जो है इसको बढ़ावा देना चाहिए। और सिर्फ वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसको संरक्षण संबंधी भी नियम कानून या व्यवस्था करनी चाहिए। मृदा एवं जल संरक्षण यानी मिट्टी को उर्वरा शक्ति का क्षरण न हो और जल का दुरुपयोग न हो, या जल को हम संरक्षित करके अपना भविष्य के लिए संरक्षित उपयोग कर सकें, इसको भी ध्यान में रख करके सरकार को जो है
व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और जहाँ पर जल की आवश्यकता है वहाँ के लिए ताकि इसकी पूर्ति की जा सके। जैसे जो शुष्क प्रदेश है उनकी पूर्ति विषय वस्तु के रूप में, यानी अगर ये कहा जाए तो जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जो पाठ्यक्रम का निर्माण होगा या पाठ्यक्रम का विकास होगा, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह विषय वस्तु के अंतर्गत यानी पाठ्यचर्या यानी विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल करके अध्यापक द्वारा सभी स्तरों पर शामिल कर देना चाहिए और अध्यापक द्वारा पढ़वाया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब विषयों में इस पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण संबंधित जानकारियों को भी शामिल कर देना चाहिए, ताकि सभी लोग अध्ययन हो सके, सभी लोग ज्ञान जान सके, सभी लोग विकास कर सके, सभी